लोकसभा में पहली बार जब आपने नगीना में अपने सांसद को चुना तो आपने बहुत सारे सपनों के साथ उनको वोट दिए। जब मैं बुनियादी बात लोकसभा क्षेत्र के लिए करूंगा तो जो अभी इसी गांव के जिम्मेदार बुजुर्ग पांडे जी ने बताया कि भाई यहाँ माध्यमिक विद्यालय के लिए, सड़कों के लिए, बिजली पानी की व्यवस्था के लिए, मनरेगा का रोजगार जो मिलता है, मजदूरों को, किसानों को जो उनकी फसल के दाम और न्यूनतम वेतन मिलता है, अच्छे स्कूल कॉलेज के साथ अच्छे हॉस्पिटल और भी बहुत सारी चीजें जो आवश्यकता वाली है उन पर चर्चा करनी पड़ेगी। वो आप बेहतर जानते हैं कि आपके सांसदों ने आपको क्या दिया। सच तो ये है कि वोट लेने के बाद उन्होंने 5 साल आके आपकी बस्तियों में भी नहीं देखे। ये भी नहीं पूछा कि आपने उनको ताकत दी, उन्होंने आपके लिए कुछ करना है या आवाज उठानी। मुझे तो इस बात का भी दुख है कि मैंने बहुत लोगों को पार्लियामेंट में सुना, लेकिन मैंने नगीना के पार्लियामेंट में गए हुए व्यक्ति को कभी नहीं सुना कि उसने कहा हो कि नगीना में किस चीज की जरूरत है। वो पंचायत है, जैसे पंचायत करते हैं ना, ऐसी पंचायत है दिल्ली में। हर आदमी को जो जिस क्षेत्र में चुन के गया है वो जाके वहां अपनी बात रखता है, अपने क्षेत्र की बात रखता है, अपनी समस्या रखता है और सरकार से जवाब मांगता है कि भाई मेरे क्षेत्र में समस्या, जैसे आपके यहाँ आजकल गुलदार की समस्या बहुत बड़ी होगी, फिर आपके यहाँ खो की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, आपके यहाँ किसानों के फसलों के दाम की समस्या है, और एक जो सबसे बड़ी समस्या है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, मैं आपके सामने उस समस्या को रखूंगा। परसों नेटोर में मेरे एक साथी का इंतकाल हुआ, उनका नाम था सलीम सिद्दीकी। वो पत्रकार थे, सबके खिदमत करते थे, सबकी जाति धर्म से ऊपर उठ के। देर रात उनको हार्ट अटैक आया, उनके परिवार के लोग उनको लेके भागे, लेकिन इतना धामपुर पहुंचते, इतना बीच में उसने दम तोड़ा। जब मुझे पता लगा, सुबह मैं कार्यक्रम के लिए निकल रहा था, मैंने उनसे कार्यक्रम को मना किया और हम सब लोग वहां उनके दफीने में चले गए। जब उनके भाई मेरे पास आकर बैठे तो उन्होंने मुझसे कहा कि अजय जी, अगर यहां हमारे आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल होता तो आज सलीम भाई जिंदा है। ये तो एक सलीम की कहानी जो मेरे सामने आ गई, हजारों सलीम ऐसे हुए होंगे जिनको समय पे इलाज न मिलने का जिनकी जान गई। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं सलीम भाई को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, लेकिन एक बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल इस क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए बनवा के रखूंगा। मेरा वादा। मेरे इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों, जब कोई मजबूत और नियत की आवाज आती है, जिसके अंदर कुछ करने की नीयत, जिसके अंदर जज्बा, जब ऋषिकेश में एम्स बन सकता है, हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है, मेरठ में मेडिकल कॉलेज बन सकता है, तो बिजनौर नगीना में इससे छूटा क्यों है? लेकिन आपके द्वारा चुने एमपी ने कभी नहीं कहा वहां जाके कि बिजनौर में मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, बिजनौर के लोगों को अस्पताल की जरूरत है। क्योंकि अगर वो ये कहेगा तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो खुल रहे हैं उनके हाथ गरीबों की जेब कटाई कैसे बंद होगी, ये सब आप हम लोगों के सामने। जब मैंने आपको ये कहा, जब बड़े बड़े स्कूल कॉलेज प्राइवेट खुल सकते हैं तो हमारे बच्चों की तालीम के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज यहां भी खुल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्या जिनको समस्या नहीं माना गया। आज मनरेगा में मुश्किल से 100 दिन का वादा किया था काम का, और काम मिलता है 20-25 दिन से। गरीब मजदूर सुबह इंतजार करते हैं कि उनको कोई खरीदेगा और खरीद के ले जाएगा, शाम तक उनके घर में कुछ पैसे आएंगे। अब वो भी चीजें खत्म हो गई। अगर मैं वर्तमान की बात करूं कि हालात दौर क्या है, हालात दौर ये है कि देश में सामाजिक आजादी, देश में धार्मिक आजादी और देश में आर्थिक आजादी निस्ता नाबूद हो गई। समाज के आधार पर बंटवारे हो गए हैं, धर्म के आधार पर बंटवारे हो गए हैं, और धर्म के आधार पर जो आजादी थी उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकल लिया, निस्ता नाबूद कर दिया। आज 10 साल पहले, 9 साल पहले सिलेंडर 350 रुपए का आता था। मोदी जी वादा करके आए थे कि हम महंगाई, बेरोजगारी खत्म कर देंगे।
बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, पक्का मकान देंगे, किसानों को फसल के दाम देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। लेकिन सच ये है, आज वो 350 रुपए का आपका सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया इसी 10 साल के अंदर। आज 10 साल पहले पेट्रोल के दाम 42, 43, 44 रुपए होते थे, आज 96 रुपए हैं, आज 90 रुपए हैं। ये पिछले 10 साल में मोदी जी की गारंटी है जो उन्होंने गरीबों को, किसानों को, कमजोरों को दी। और पहले आप अपने ऊपर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा लेते थे, आज अगर नौजवान पेपर में भर्ती का पेपर अगर लीक हो जाए, आवाज उठाने चला जाए, तो उसको लाठी भी मिलती है और साथ में मुकदमे मिलते हैं, उनके परिवार के लोगों को धमकाया भी जाता है और बुलडोजर उनके घर के आगे भी खड़ा होता है। ये हालात बन गई है। यानी कि अगर आप पे जुल्म होगा तो आप जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। ये हाल हो गया। भविष्य क्या होगा इसके बारे में आप अपने आप सोच के देखो। ये देश जहां किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिलता, मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, वहीं उस देश में 10 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी के सरकार में बैठे नेता मंत्री माफ कर देते। वहां आपको 10,000 रुपए का लोन नहीं मिल सकता, उनको करोड़ों करोड़ रुपए के लोन मिलते हैं। और जो सरकारी नौकरी आती थी वो सरकारी नौकरियां निजीकरण की भेंट कर जाती है और सारे सरकारी सिस्टम को बेच के प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी को सौंपते जाते हैं। पहले देश में मीडिया हुआ करता था, वो मीडिया गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर की आवाज होता था, सरकार से सवाल पूछता था। आज सारे मीडिया की कंपनियों को अडानी अंबानी उनके साथियों ने खरीद लिया है। वो पूरे दिन मोदी जी के चरणवंदनी करते रहते हैं, बीजेपी की बड़ाई करते रहते हैं, उनके झूठ को सच कहते रहते हैं। और जो भी आवाज उठाने जाए, दलित हो तो उनको नक्सली बताने लग जाते हैं, मुसलमान हो तो उनको आतंकवादी बताने लग जाते हैं, सिख हो उनको खालिस्तानी बताने लग जाते हैं, पहलवान हो, किसान हो तो उनको भी तमाम तरह के झूठे आरोप लगा के उनको भी अपमानित करने का काम किया जाता है। ये हमारा मुल्क है। अगर जुल्म सहने की आदत हो जाए तो नस्लें गुलाम हो जाती हैं और जुल्म के खिलाफ बगावत कर ली जाए तो आने वाली पीढ़ियों के रास्ते आसान हो जाते हैं। आप ये महसूस करो, आज अपने मुल्क में हम 2 दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। आज अपने मुल्क में हम अपनी आजादी को छीनते हुए देख रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं मेरे भाइयों बहनों साथियों कि ऐसा भी ना हो कि वोट का अधिकार ही चला जाए। मैं तो दलित समाज के लोगों से कहूंगा स्पेशली कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 74 बच्चे कुर्बान करके आपको वोट का अधिकार दिया। जिन नेताओं को आपने रहनुमा माना उन्होंने पलट के भी आपको नहीं देखा। जिनको आपने ताकत दी कि हमारी नस्लों के लिए फैसला करेंगे, ये हमारी आवाज बनेंगे, उन्होंने बोलना तो बहुत दूर की बात, आपको देखना पसंद नहीं किया। आपको भी फैसले लेने की देश में आपको गुलाम बन के जीना है या स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है। आज लोकतंत्र है, वोट की ताकत हम इकट्ठा हुए हैं, मंच सजा है। कल अगर वोट की ताकत चली गई हमारे अधिकार भी चले जाएंगे, हमारा स्वाभिमान सम्मान भी चला जाएगा और कोई किसान मजदूर के बेटे को कुर्सी पर बैठने देगा। वो दिन भी जो है हमें अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। आज यहाँ ऐसे बहुत कम शख्स होंगे जिन्होंने आजादी की सुबह देखी होगी। अगर कोई होगा तो 10-20 साल के आसपास का होगा। मुझे तो एक गांव में व्यक्ति मिला था जिसने मुझसे कहा कि जब मुल्क आजाद हुआ तो मैं 10 साल का था, मैंने मुल्क की आजादी देखी। जिन आजादी को सपनों के लिए मुल्क आजाद हुआ था, क्या वो सपने पूरे हो पाए? क्या धर्म के आधार पर जो बंटवारा आज हो रहा है, क्या वो बंटवारा खत्म होगा? क्या जाति के आधार पर जो ऊंच नीच की खाई बढ़ रही है, क्या वो खाई ठंडी हो पाई? क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे तालीम विद्यालय, स्कूल, कॉलेज बनने शुरू हुए? क्या गरीबों के जेब न कटे इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल की सुविधा मिलनी शुरू हुई? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आप याद करो, जो दवा 2 रुपए की आती थी आज 20 रुपए की आती है। और बिजली के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री के झूठ के भाषण बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 7 रुपए पर यूनिट बिजली मिलती है। और आप जाके महसूस करोगे तो आपको पता लगेगा कि अभी 5-6 साल पहले बिजली का बिल 120-130 रुपए आता, अब 500 रुपए आते हैं, 700 रुपए। इसका मतलब महंगाई तो बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही। अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और एक गिरोह बन गया है, पैसे वाले लोग मोदी जी सरकार को पैसा देते हैं,
उस पैसे से वो जनता का वोट खरीदते हैं, उस वोट से वो सरकार बनाते हैं, और जहां जनता बहुत बगावत कर दे तो फिर दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं। किसी के पीछे सीबीआई लगाते हैं, किसी के पीछे ईडी लगाते हैं, किसी नेता के पीछे इनकम टैक्स लगाते हैं, किसी पे झूठे मुकदमे करते हैं, किसी को जेल भेजते हैं। और अगर उनमें से भी कोई ऐसा हो जो इन सब से न रुके तो फिर उसके ऊपर गोली चलवा के उसकी जान लेने का काम करते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि मौत, जिंदगी, इज्जत, जिंदगी इनके हाथ में नहीं है। इनके हाथ में होते तो किसी को पैदा भी नहीं होने देते। ये तो उसके हाथ में जिसने पैदा किया, जिसने जन्म किया, उसने ही जान दी है, वही जान लेगा। लेकिन आप ये महसूस करो, आज लोकतंत्र में भी अगर हम ताकतवर नहीं बन पाए, हम अपनी बात नहीं कह पाए, हम जुर्म के शिकार हुए, तो फिर आने वाला भविष्य क्या होगा। मैंने तो जब से मोर्चा लिया था, मैंने कभी जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, अमीर नहीं देखा। जिसके साथ अन्याय हुआ मैं जाके लड़ा। एनआरसी का मामला, जब आपसे सभा के कागज दिखाइए, जब आपको पूछा गया कि आप इस देश के रहने वाले हैं या नहीं है, जब जिन नेताओं को आपने वोट दिया वो बेचारे घरों में जाके घुस गए और पूरी सरकार आपका मजाक बना रही थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इतनी अच्छी बात कही कि मुसलमान खुद तो घर में घुस गए हैं, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को सड़क पर बिठा दिया है नारे लगाने के लिए। ऐसे हालात में हमने यहाँ देखे। जब सब लोग आंख बंद करके ताला लगा के घर में बैठ गए तो मेरे जैसे व्यक्ति को ये लगा कि अगर आज भी मैं मजलूमों के साथ नहीं खड़ा हुआ, इन कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ, इनकी आवाज नहीं बना, तो इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। इतिहास मुझसे भी सवाल पूछेगा कि जब जुल्म हो रहा था चंद्रशेखर आजाद, तुमने ताकत ही रोकने की, तुम क्या कर रहे थे। मैं सबसे पहले गया जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने खड़े हुए मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों, भारत को छोड़ के मत जाओ, ये मुल्क आपका। मैं वहीं गया, मैंने वहीं से जाकर कहा कि अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूं। हर एक अम्बेडकरवादी आपके साथ है, हर एक संविधानवादी आपके साथ है। अपने आप को अकेला मत समझना। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी आंखों के सामने सच बोलने की कीमत मुझे अदा करनी पड़ी, कि मुझे जेल जाना पड़ा, मुझे लाठियां खानी पड़ी, मेरे साथ जुल्म हुआ, लेकिन कभी मैंने अपने जुल्म को आपके सामने नहीं रखा। मैं फिर आया, फिर लड़ा। जब तबलीगी जमात को कोरोना का सेंटर बता दिया गया, जब मौलाना साहब को और निजामुद्दीन मरकज को बंद किया गया, तब भी मैं आके मैदान में आके रहा। जब मौलाना क्लीन सिटी को बंद कर दिया, तब भी मैं आके रहा। जब कासगंज में भाई तबरेज को 1.5 फीट की टंकी से मार कर रखा दिया गया, तब भी जाकर मैं लड़ा। जब नासिर बिलाल को राजस्थान का ठेके लाके हरियाणा में मारपीट के जिंदा जला दिया जाता है, तो भी मैं लड़ा। जब जब वहां मेरी जरूरत हुई, मैं सीना तान के लड़ा, ताकत बंद कर रहा, पूरी हिम्मत से लड़ा, और आज भी लड़ रहा हूं। मैंने कभी दलित समाज के लोगों को भी अकेला नहीं छोड़ा। जब जब चाहे 2 अप्रैल का मामला, दिल्ली में रविवार गुरु घर का मामला, और कहीं भी चाहे किसानों का आंदोलन हो, पूरे आंदोलन में खड़ा रहा। अभी भी सुबह सुबह मैंने लिखा देश की सरकार को कि इनको, किसानों को अकेला मत समझो, हम सब इनके साथ हैं। अगर आप जुल्म करोगे तो हम जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं बैठेंगे। जब भी किसी बहन बेटी का अपमान हुआ, मैं सीधा काम के उसके साथ, उनके लड़ाई के लिए उनके साथ खड़ा हुआ। आज जब मैं यहाँ आया, हमारी एक बिटिया है और कहाँ में दिख नहीं रही है, वो खड़ी है। मैं पिछली बार आया तब भी इसने ये धागा घुमा के मेरे हाथ में बांधा, और आज मुझसे कहा कि धागे को तोड़ना मत। मैंने कहा क्यों? कि ये धागा शायद इसलिए बांधती है कि इस धागे से मैं इसकी रक्षा करूंगा। इसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी जिंदगी को वक्त किया है हर एक कमजोर मजलूम नौजवान हमारी मां बहनों और बुजुर्गों के सम्मान के लिए। मुझे धागे की जरूरत नहीं है। जब मैंने जिस दिन मैं घर छोड़ के निकला था, उसी दिन मैंने वादा किया था कि जब किसी बहन को मेरी जरूरत पड़ेगी तो उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद सीना तान के उसके सामने खड़ा हो। एक और मेरी छोटी बहन मुझे मिली, जिसने मुझसे कहा कि मेरे पिता नहीं है, मेरे भाई नहीं है। मैंने उसको भी कहा कि अकेला मत समझना, कभी भी भाई नहीं। जब तक चंद्रशेखर आजाद है तो तू ये मानना कि तेरा बड़ा भाई है, और जब तक तेरा बड़ा भाई है तो किसी के आगे हाथ मत फैलाना। मुझे किसी भी कीमत पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं तेरे सम्मान की रक्षा करूंगा, मैं तुझे वचन देता हूं। मैं बात आपको मन से इसलिए बता रहा हूं कि आपके भी याद रहे। ये वो दौर है जहां कोई बोलना नहीं चाहता, और एक ऐसा आपका साथी है जो अन्याय के खिलाफ, हक के खिलाफ जब जंग हो तो चुप नहीं रहना चाहता। मैंने हर की पटल पर लड़ाई लड़ी,
हमेशा लड़ाई लड़ी, आपकी आवाज बनने का प्रयास किया। मैं पहली बार आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वो बिना कलम की ताकत के कर नहीं सकता हूँ। जो मैं बोलना चाहता हूँ, आज जो मैं सड़कों में बोलता हूँ, वो सरकार तय करती, कौन कौन सुनेगा। लेकिन जब मैं इस बात को जाके दिल्ली के पार्लियामेंट में बोलूंगा तो पूरी दुनिया सुनेगी कि इस देश में सरकार कमजोरों के साथ, मजदूरों के साथ क्या कर रही है, उनके साथ किस तरह से दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से कानून और संविधान की मजाक उड़ाई जा रही है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी मिलती थी, अब पेपर बाद में आता है। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है कि उत्तर पहले आता है, 2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, हजारों हजारों नौजवानों का भविष्य चौपट हो जाता है। आप ये महसूस करो, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 60,000 नौकरियों को। एक बच्चे ने 400 रुपए जमा किए, 200 करोड़ रुपए सरकार ने अपनी जेब में गिरे और फिर अपने लोगों से पेपर लीक करा के और वो 200 के 200 करोड़ रुपए डका गए। अब इनके लोग कहते फिरेंगे क्या कि भाई 48 लाख लोग कहेंगे भाई नौकरी चाहिए तो भाजपा को वोट दे देना। ये बहुत शातिर आदमी है, ये देश की सत्ता में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपने पूंजीपति मित्रों का ध्यान रखना है। हमें भी अपने लोगों का ध्यान रखना है, हमें भी उनकी हक की आवाज उठानी है, हमें भी उनके लिए अधिकार चाहिए, हमें भी उनके लिए कानून बनवाने हैं और जो कानून बने हैं उनको लागू करवाना है। कब तक देश में गरीब मजलूम पिसता रहेगा, कब तक देश में गरीब मजलूम सहता रहेगा, कब तक उसके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा, इसका फैसला हमें करना है। ऐसा भी लगता है जैसे हो सकता है भविष्य में कोई चुनाव ना हो, इस तरह की भी जो है चीजें सामने आ रही हैं। अगर ऐसे समय में हमने अपनी ताकत न बनाई तो फिर इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। एक कहानी सुना के मैं आपको अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार एक जंगल जल रहा था, उस जंगल में बड़े बड़े जानवर थे, बड़े बड़े ताकतवर जानवर, हाथी, चीता, शेर, घोड़ा। एक छोटी सी चिड़िया भी थी। जब उसने जंगल को जलते हुए देखा तो वो चोंच में पानी भर के लाती और उस आग को बुझाने का काम करती। वो बड़े बड़े जानवर उसको देख रहे थे। एक जानवर उनमें से जो हाथी था वो बोला कि चिड़िया जल जाओगी, ये आग नहीं बुझेगी। जो चिड़िया ने जवाब दिया बड़ा शानदार था कि ये बिल्कुल सच है, मैं भी जानती हूँ कि मैं जल जाऊंगी और मैं इस आग को बुझा नहीं पाऊंगी, लेकिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा कि जिस दिन ये जंगल जल रहा था तो जो बुझा सकते थे आग वो सीबीआई इनकम टैक्स के डर से चुपचाप बैठे थे, और जो नहीं बुझा सकता था लेकिन हिम्मत वाला था उसने सहारा देकर इसको बचाने का, लोगों को जगाने का काम किया। तो उस इतिहास में मुझे गद्दार नहीं लिखा जाएगा। मैं आपको जगाने के लिए निकला हूँ कि अपने मुल्क में अपने आप को कमजोर मत समझो। आपके पास वोट की ताकत है, चाहो तो अपने बीच के व्यक्ति को ताकतवर बना के खड़ा कर दो, और चाहे बहुत ताकतवर को उसके खिलाफ वोट देकर उसको जमीन पर बिठा दो। ये आपके हाथ में ताकत है। आपने जिनको वोट दिया शायद उन्होंने कभी आपको पलट कर भी नहीं देखा, लेकिन आपका चंद्रशेखर आजाद हमेशा आपके लिए लड़ता रहा। अगर आपने सदन की ताकत दी तो आपके वो नेता जिनको आपने रहनुमा माना उनको तराजू में रख के तोल लेना। अगर आपका चंद्रशेखर आजाद उन पे भारी न पड़ा तब उसे कहना कि चंद्रशेखर आजाद तुमने इस लड़ाई को पीछे छोड़ दिया। अब तक जिनको वोट दिया 3 बार लोकसभा में उनको भी तराजू में रख के तोल दो। अगर एक जून पे आपके साथ खड़े हुए, एक आपकी आवाज उठाई हो, एक पार्लियामेंट में जाके नगीना जी में लड़ाई लड़ी हो तो मुझे बताओ। और अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो आप भी फिर ऐसे मत हो जाओ कि जो आपको ठगते हैं, हमारे कागज जो अजमाए को अजमाएगा उसको वही मिलेगा जो मिलता है। अगर अजमाए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर वही चाहिए तो कोई बात नहीं। अगर हक हकूक की लड़ाई लड़नी है तो इस लड़ाई में मेरा साथ दो। और अगर आपने साथ दिया, मैं कोई 60 साल का नेता नहीं हूँ, ये मेरा आखिरी चुनाव है, मेरे लिए तो ये मेरा पहला चुनाव है। मैं लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ, इसलिए वहां जाना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा साथ दिया तो जिस तरह से मिट्टी की सेवा की जाती है, माँ की सेवा की जाती है, उस तरह से इस नगीना की सेवा करने का काम चंद्रशेखर आजाद करेगा। ये वादा मैं आपसे करता हूँ। लेकिन इस लड़ाई में मुझे आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई अगर अकेले चंद्रशेखर के हाथ में होती लड़नी तो चंद्रशेखर लड़ लेता। ये लड़ाई तो वोट से तय होगी। जिसको आप वोट दोगे, जिसको आप ताकत दोगे, वो पार्लियामेंट जाएगा। आपने ताकत चंद्रशेखर आजाद को दी तो चंद्रशेखर आजाद जाएगा, और आपने किसी लुटेरे भ्रष्टाचारी को दी, किसी झूठ बोलने वाले को भी तो वो जाएगा। फैसला आप करना कि आपके लिए कौन लड़ सकता है, आपकी आवाज को कौन उठा सकता है। और जब भी कहीं किसी कमजोर का अन्याय होगा तो उसमें उसकी लाठी कौन बन सकता है, ये आप तय करना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।